नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस फ्री यूट्यूब चैनल के ऊपर डॉक्टर गढ़वाल साहब इंग्लिश। आज बारी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के अंदर आपका पार्ट नंबर 25, जहां आपका ड्रॉप किया वहीं से आगे अपन क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अगला सवाल जो अपने पास में आ रहा है वो देखो यहां पर थोड़ा सा क्या है, टीचिंग प्रिंसिपल्स पर है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसे आप पीटीई के नाम से भी जानते हैं। ये बेटा ग्रेड 3 में भी आती है चीज, ग्रेड 2 में भी आती है और ग्रेड 1 में भी आती है। ये जो नाम सुनोगे ना आप वहां पर, डेविड ऑसबेल, ये स्कूल लेक्चरर का जो पेडागॉजी का पार्ट है, जिसमें टीचिंग जो मॉडल्स हैं उनमें भी सवाल पूछा जाता है। L1 मेंस में पूछा जाता है, L2 मेंस में पूछा जाता है। आप बच्चे ग्रेड 2 हैं, आपको भी वहां पर पूछा जाता है। सवाल क्या है कि व्हाट इज द नेम, नाम क्या है। अब वो उस पुस्तक का नाम क्या है वो आपको बताना है, जिसमें रिलीज्ड बाय डेविड ऑसबेल, जो डेविड ऑसबेल है उन्होंने इसको वहां रिलीज किया, प्रकाशित करवाया, लिखकर मार्केट में से आपका वहां पर उतारा। दैट इज ए होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक का मतलब है जो संपूर्ण होता है, जो अपने आप में समग्र होता है, कंप्लीट होता है, उसे होलिस्टिक कहा जाता है। टू लर्नर्स टीचिंग, जो आपके अधिगमकर्ताओं के शिक्षण के लिए बोला जाता है। तो अगर इसके अपन बात करते हैं तो इसमें बेटा इनकी किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग। मीनिंग क्या है, मनोविज्ञान, जो अर्थप्रद और शाब्दिक अधिगम के साथ में उसे वहां पर आपका जोड़ने को कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाएं। Which one of the following characteristics does not follow the communicative view of language? निम्नांकित में से कौन सा पहलू, कौन सा पक्ष बेटा ऐसा है जो कि संप्रेषणीय दृष्टिकोण जो भाषा के प्रति होता है उसकी विशेषताओं में उसका अनुसरण वहां पर नहीं करता है। तो कम्युनिकेशन बेटा सीधा सीधा है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को वरीयता नहीं देता, संरचना को वरीयता नहीं देता है, बाकी चीजें आप आराम से छांट सकते हो। द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज आर नॉट मियरली इट्स ग्रामेटिकल एंड स्ट्रक्चरल फीचर्स। प्राथमिक जो इकाइयां हैं, व्याकरणीय और संरचनात्मक विशेषताएं हैं, उनके लिए नहीं होती, उनके अलावा होती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा अगले ने। लैंग्वेज इज टू अलाउ इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, भाषा है वो परस्पर क्रिया के लिए होती है, परस्पर संप्रेषण के लिए बिल्कुल होती है। लैंग्वेज इज ए सिस्टम फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग। लैंग्वेज में फॉर्म, FORM, रूप पर ध्यान नहीं दिया जाता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में, बल्कि मीनिंग क्या एक्सप्रेस हो रहा है, अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहा है, उस पर ध्यान दिया जाता है। तो सीधा सीधा आंसर आपका ये बचा। आंसर को पढ़ के सुनाता हूं। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की जो संरचना है, डज नॉट रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंबित नहीं होती है किसमें, इट्स फंक्शनल एंड कम्युनिकेटिव यूजेज, इसके क्रियात्मक और संप्रेषणीय प्रयोगों में। सरासर निराधार है, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा होता है। यहां क्या नहीं लगना चाहिए, डज नॉट नहीं लगना चाहिए, बल्कि रिफ्लेक्ट्स आना चाहिए, तब ये सेंटेंस सही होता। नंबर 23 पे आओ। विच वन ऑफ द लर्नर्स रोल्स इज नॉट फाउंड इन CLT। CLT में कौन सी भूमिका ऐसी है जो अधिगमकर्ता की नहीं होती है। ठीक है, अधिगमकर्ता की कौन सी भूमिका CLT में नहीं होती है, लर्नर पढ़ते वक्त कौन सा काम नहीं करता है। तो एक सुनना, emphasis on the process of communication rather than mastery of language। बेटा देखो फिर यहां गलती कर गए पेपर सेटर, यहां L लैंग्वेज आएगा, हैंग्वेज नहीं होगा, H नहीं है बल्कि L आएगा। कि यहां पर जोर डाला जाता है, यहां दबाव दिया जाता है किस पर, उस प्रक्रिया पर जो कि आपके संप्रेषण की बात कही गई है, बजाय वहां पर मास्टरी ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की कुशलता के। ठीक है, तो कुल मिला के बताओ ये होता कि नहीं होता है, डेफिनेटली होता है आपका। द रोल ऑफ लर्नर एज नेगोशिएटर, लर्नर है वो क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है टीचर के साथ में, दूसरे बच्चों के साथ में। लर्नर्स कोऑपरेटिव एक्टिविटीज इन क्लासरूम, दूसरे बच्चों से बात करेगा तो उसका कक्ष में जो गतिविधियों का पार्ट है वो कैसा है आपका, कोऑपरेटिव है, सहायक है। फिर लर्नर्स इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच टू लर्निंग एक्टिविटीज इन क्लासरूम, लर्नर या अधिगम करता है उसकी व्यक्तिगत जो उपागम की स्थिति रहती है, जिसके अंदर क्लासरूम या कक्ष है, उसमें अधिगम की गतिविधियों के लिए वो केवल अपने तक सीमित रहेगा। गलत बात है, अपने तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि दूसरे बच्चों में भी इस चीज को, वहां पर इस नोशन को, इस धारणा को, इस एटीट्यूड या दृष्टिकोण को पहुंचाने का काम वहां करता है। तो ये इंडिविजुअल नहीं होता बल्कि कोऑपरेटिव होता है। ठीक है, ये तीसरा और चौथा आपस में विरोधाभास की स्थिति में आते हैं, इसलिए इसमें चौथा है। नंबर अगला 24, व्हाट डज ए टीचर प्ले रोल्स इन CLT अप्रोच। क्वेश्चन का लैंग्वेज इन्होंने ढंग से फॉर्म नहीं किया। व्हाट डज ए टीचर, ठीक है, फिर प्ले रोल्स, तो यहां पर आप देखोगे इन्होंने अटपटा सा फॉर्मेशन बनाया है। ये ग्रामेटिकली अपन करेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हमारी समझ में आराम से आ रहा है। पेपर सेटर क्या कह रहा है, CLT के उपागम के अंदर टीचर की कौन सी भूमिका होती है। तो अभी अभी मैंने आपको वहां समझाया है, उसके आधार पर आप इसमें वहां पर छांट सकते हैं। पहला, टीचर है, टीचर अज्यूम करेगा, मानेगा
किसके रूप में? फैसिलिटेटर, सुविधा प्रदाता के रूप में, और क्लास के मॉनिटर के रूप में। बिल्कुल होता है बेटा, ठीक है। टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट विद इन द लर्निंग टीचिंग ग्रुप, जो शिक्षण अधिगम समूह होता है उसमें वो खुद हिस्सा निभाएगा, वो खुद एक प्रतिभागी बनेगा और आत्मनिर्भर बनेगा, उस पर दबाव किसी का नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है। नॉट बीइंग ए मॉडल फॉर करेक्ट स्पीच एंड राइटिंग बट टू प्लान ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, वो किसी के लिए आदर्श और प्रतिमानित अवस्था में शुद्ध भाषण बोल के अनुकरण नहीं करवाएगा, नकल नहीं मरवाएगा, खाली लिखकर बच्चों से लिखवाएगा नहीं, बल्कि वो एक योजना बनाएगा समूह के अंदर और जरूरत पड़ने पर व्यक्तिगत तौर पर निर्देश देने के लिए। बिल्कुल होता है। सब के सब कथन इसमें क्या है बेटा? आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन से आप 3 चीजें सीख गए। ये तीनों के तीनों सीएलटी अप्रोच की क्या है? विशेषताएं, उसकी मेरिट के रूप में काउंट करवाई जा सकती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डजंट, देखो भाई पेपर सेटर के कमाल देखो तो डजंट का स्पेलिंग क्या लिख रखा है? देखो देखिए, समझ में आ रहा है? अब नाम बड़े दर्शन छोटे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नॉट रिलेट विथ सीएलटी अप्रोच, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो सीएलटी के उपागम के साथ में जुड़ता नहीं है, संबंधित वहां पर नहीं है? मतलब इनमें से 3 तो हैं, लेकिन एक ऐसा है जो वहां पर सीएलटी से संबंधित आपका वहां देखने को नहीं मिलता है। तो देखो इसमें पहला पढ़ते हैं, लर्नर्स लर्न ए लैंग्वेज थ्रू यूजिंग इट टू कम्युनिकेट, अधिगम करता भाषा को इसलिए सीखते हैं इसके माध्यम से संप्रेषण कर सकें। बिल्कुल कर सकें, सही बात है भाई। मैं क्रॉस क्यों लगा रहा हूं? मुझे क्या छांटना है? नोट वाला उल्टा छांटना है, ठीक है। फिर फ्लुएंसी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन, धारा प्रवाहिता है वो संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण आपका डायमेंशन या आयाम नहीं है। कैसे नहीं है? बिल्कुल है आपका वहां पर, ठीक है। इसमें नोट लगाना गलत हो गया, आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन बाकी 2 को काटेंगे अभी अपन। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स, जो संप्रेषण है वो वहां अलग अलग भाषा कौशल हैं उनके एकीकरण को शामिल करता है, नहीं करता आपका वहां पर, ठीक है। गौर ये करना, यहां वाले पार्ट के अंदर अपने पास में ये चीजें आती है कि बताओ करता कि नहीं करता, तो शुरू में नहीं करता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसमें लिंग्विस्टिक स्किल आ जाएगी तो करेगा। पहले कम्युनिकेटिव में लिसनिंग स्पीकिंग है, और जैसे ही आप जाते हो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस में तो वहां रीडिंग और राइटिंग हो जाता है। शुरू में नहीं करता लेकिन बाद में करेगा, मतलब चारों स्किल कवर हो जाएंगी। तो कुल मिला के 90-10 का रेशियो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं टच करेगा। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन, अधिगम है वो सृजनात्मक निर्माण की प्रक्रिया, बिल्कुल है। एंड इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर, और इसमें त्रुटि और प्रयास वाला सिद्धांत जो थॉर्नडाइक वाला है बिल्कुल होता है। तो हमें तो वो छांटना ना जो नहीं होता है, वो दूसरे में आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the common theme in post-modern English literature? ये बेटा बहुत अच्छे लेवल पे आ गए अपन वापिस। आपका ज्यादा सवाल आजकल पूछे जाते हैं, विक्टोरियन के पूछे जाते हैं, आपके रिनाइसेंस के पूछे जाते हैं, आपका रोमांटिसिज्म के पूछे जाते हैं, फिर आपका मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, या मॉडर्न एरा या पोस्ट मॉडर्न एरा, यहां से सवाल सबसे ज्यादा आपसे वहां पर पूछे जाते हैं। तो इसमें अब आप चेक करो कि निम्नांकित में से कौन सा इंग्लिश लिटरेचर का ऐसा पोस्ट मॉडर्न का थीम रहा है जो ज्यादा से ज्यादा वहां पर काम में लिया गया। तो एक्चुअल में आज आदमी क्या टूटा टूटा सा बिखरा बिखरा हुआ सा रहता है। अभी एक मूवी आई थी सैयारा वाला, बिखरा बिखरा रहना आपका, ठीक है। तन्हाई में, जुदाई में, बेवफाई में वो धोखा देके चली गई, ठीक है। वो अकेला है, देवदास बन गया, पारों को ढूंढता फिर रहा है आपका। तो दुनिया कैसी बढ़ गई बेटा, अपने आप में आइसोलेट हो गई। बच्चा है अपने कमरे में बंद है, मां अपने कमरे में, बाप अपने कमरे में, भाई अपने कमरे में, दादा दादी अलग ही हैं आपका वहां पर, सब एक ऐसा लगता है केबिन लाइफ जी रहे हैं आपका। कहीं कोई इंटीमेसी नहीं, कहीं कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं। तो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न जो एरा है वो किसकी बात कर रहा है? आदमी के आइसोलेशन की, और साथ में उसका फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ठीक है। मतलब वो टुकड़ों में जी रहा आपका, खुलकर नहीं जी रहा आपका। अब जैसे आपने देखा हो तो उत्तराखंड वाला पार्ट अपन देखते हैं, धराली वाला, क्या हाल हुआ है, ठीक है। कब दुनिया छोड़कर हम चले जाएं, पैसा 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 पैसा, बस इसके पीछे भाग रहे हैं। बड़ा सा मकान बना लूं, बड़ी सी गाड़ी ले लूं, बड़ा सा बैंक बैलेंस हो जाए, अच्छा मेरे पास गॉड हो जाए, सब कुछ आपकी पूर्ति हो गई तो फिर आप अच्छी शादी में ढेर सारे लोगों को, हजारों लोगों को खाना खिलाएंगे आपका, वहां तामझाम देंगे, दहेज में ज्यादा लेंगे, ज्यादा देंगे आपका। फिर 2 प्लॉट ले लूं, 5 प्लॉट ले लूं, 10 बिल्डिंग खड़ी कर लूं, 20 बिल्डिंग खड़ी कर लूं, एक एक करके आप कब अपना जीवन बर्बाद कर चुके आपको एहसास नहीं होगा। जब मरने की बारी आती है तो चंद सेकंड्स आपके पास होते हैं, आप उन्हें मैनेज भी नहीं कर पाते।
सकते। आपने पूरा जीवन तबाह कर दिया, पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, और उसके बाद में हालात क्या है, आप इंजॉइंग एटीट्यूड में आ ही नहीं पाए। उससे पहले आप चले गए, और अगर आए तो आपके शरीर ने आपका साथ वहां पर नहीं दिया। इस धारणा पर कौन बात करता है? पोस्ट मॉडर्न एरा बात करता है। अभी जो मैंने आपको कहा, यह केवल फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र नहीं है, ये एथिक्स नहीं है केवल आपका, बल्कि रियलिटी है आपकी। और इस रियलिटी ऑफ लाइफ को अगर मैं देखता हूं तो ये बेटा मिलेगा फ्रेगमेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी। आज का बंदा खुद की पहचान ही नहीं कर पा रहा है कि मैं जी क्यों रहा हूं, जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं, बस यही उसे नहीं पता है। केवल ये कागज के नोटों के पीछे, सिक्कों की खनक के पीछे है बस। ठीक, इतना कर लूं, इतना कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, आत्मसंतुष्टि है ही नहीं, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं है आपका। अरे उसके पास में ये 50 लाख का मकान है, मेरे पास 70 का होना चाहिए। उसके पास 20 लाख वाली गाड़ी है, मेरे पास 25 लाख वाली होनी चाहिए। बस ये आत्मसंतुष्टि कब है? गाड़ी होते हुए आप पैदल घूमो। ठीक है, आपका कोई रिलेशन नहीं ना वहां पर इस मटीरियलिज्म के साथ में, भौतिकतावादी के साथ में। तो यहां ये कॉमन थीम पोस्ट मॉडर्न के लिए, जब भी पोस्ट मॉडर्न का क्वेश्चन आए तो ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है इसको अप्लाई कर लेना, ऑप्शन में इजीली आ जाओगे। रोमांटिक आइडियलिज्म, आज रोमांस कहां बचा है ही नहीं, दिखावा है, स्टेटस से, शक्ल सूरत से होता है। आइडियलिज्म आदर्शवाद, कहने को आदर्शवाद है। आज भगत सिंह तो लोगों को चाहिए, हर दूसरे के घर में चाहिए, खुद के घर में नहीं होना चाहिए। फौजी के लिए जयकारे लगाएंगे, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, हमारा भारत अमर रहे, लेकिन खुद फौजी नहीं बनेंगे आपका वहां पर। खुद का शहीद है वो नहीं देखना चाहते, खुद के लाल को तो हमेशा कहते हैं नहीं नहीं बेटा तो मेरे पल्लू में ही छुप जा आपका वहां पर। तो ये आइडियलिज्म है, दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं है आपका वहां पर। साथ में हिस्टोरिकल एक्यूरेसी, ऐतिहासिक शुद्धता। इतिहास होता है आपका भविष्य सुधारने के लिए, आपका वर्तमान सुधारने के लिए, लेकिन आज तो इतिहास चर्चा का विषय खाली राजनीतिक मुद्दों पर बना हुआ है, रियलिटी पर तो है ही नहीं। नेक्स्ट पे आओ, ये जो चीजें मैंने बोली है पोस्ट मॉडर्न से जोड़ देना, कभी गलत नहीं करोगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म इज नॉट करेक्ट। वापिस वो चीज आ गई, देखो अभी जो बोला उससे एक और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा वक्तव्य ऐसा है जो पोस्ट मॉडर्निज्म से जुड़ा हुआ नहीं है, उससे संबंधित वहां पर आपका नहीं है? तो गौर करो इसके अंदर, पोस्ट मॉडर्निज्म इज ऑफन अप्लाइड टू द लिटरेचर एंड आर्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड। बिल्कुल है, पोस्ट मॉडर्निज्म 1945 और 1950 के बाद का है। 1900 मूलतः माने तो इसकी चिंगारी 1945 में बाहर आई, और अगर प्रॉपर मैनर में माने फॉर्मेलिटीज में तो 1950 1950 के बाद में। तो करीब करीब दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये चीजें वहां पर सामने आती हैं। तो ये तो इससे रिलेटेड है, मुझे तो ये जोड़ना जो रिलेटेड नहीं है। इट इज अ स्केप्टिसिज्म टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव्स एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। इसमें पूर्ण सच्चाई है ही नहीं, बड़ी बड़ी कहानियां, उसमें संदेह है, लोग कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक, फिर अगला, दिस एरा डेल्ट विद द राइज ऑफ टोटलिटेरियनिज्म। इस एरा के अंदर वहां पर आपका संपूर्ण जो आपका है नशे के खिलाफ जाना, ये बहुत लोग गए। ठीक है, हालांकि नशा करेंगे लेकिन बात तो ये करेंगे, कौन सी करेंगे? नशा अच्छा नहीं है। जैसे मैं कहूं कि यार चाय अच्छी नहीं है, जबकि खुद कितनी पीता हूं, किसे कह दूंगा आपका वहां पर? दूसरों को ज्ञान दे दूंगा चाय नहीं पीनी चाहिए, खुद आप वहां पर लीटर के भाव में पी रहे हैं, उसको वहां पर आप नहीं देख रहे, लेकिन दूसरों को ज्ञान दोगे कि चाय तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। ये हम पोस्ट मॉडर्न एरा वाले पीपल हैं, खुद के गिरेबान में झांक कर कभी नहीं देखते, खुद की कॉलर में कितना मैल है कभी नहीं देखते, सिर्फ दूसरों को ज्ञान देते हैं। तो भैया ज्ञान की कमी है ही कहां, लोगों के पास भरपूर पड़ा हुआ है। आप उसे अमली जामा पहनाते हो क्या, क्रियान्वित करते हो क्या, इंप्लीमेंट करते हो क्या, एग्जीक्यूट करते हो क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां ये चीज अपने आंसर में इजीली निकल जाएगी। आंसर ये बनेगा, द इंपैक्ट ऑफ द एटॉमिक एज इज नॉट डिस्कस इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड लिटरेचर। कि आपके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में वहां पर जो एटॉमिक प्रभाव हुआ 6 अगस्त 9 अगस्त नागासाकी हिरोशिमा जापान वाला 1945 वाला, तो उसका लिटरेचर पे प्रभाव नहीं है क्या? बेटा है, वो चीज आती है इसके अंदर। तो वहां पर ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये डिस्कस किया हुआ, ये जो नोट यहां लगा हुआ है ये गलत लग गया आपका। अगले पे आ जाओ, विच अमंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट मेनली आइडेंटिफाइड एज ए डेवलपमेंट बाय द पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। देखो एक नहीं कितनी चीजें आ रही हैं, 3 सवाल मेरी एक बात से आपके सोल्व वहां पर हो जाएंगे। यहां पर इसमें एक एक करके चेक करना, क्या मेटाफिकेशन है? बिल्कुल होता है उसमें। क्या इंटरटेक्चुअलिटी है? बिल्कुल होती है।
आपका पास्टिश और हाइपर रियलिटी। हाइपर तो आजकल के लोग हैं ही, हद से ज्यादा है, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इसमें क्या नहीं है, आपका स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ये मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न है, उनमें से पोस्ट मॉडर्न में कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इसे काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पोस्ट मॉडर्न का हिस्सा नहीं होगा। आप आंतरिक चेतना सचेतना को इसमें शामिल करते ही नहीं है, लीक लकीर पीटने वाला काम वहां पर किया जा रहा है। अब टाइमिंग थोड़ा कम रहता है, इसलिए इनको ज्यादा मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, ज्यादा वहां पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। एग्जामिनेशन काफी नजदीक है, अगर एक्सप्लेन करूंगा तो सवाल अपने रह जाएंगे। अगला लो, पोस्ट मॉडर्न ड्रामा ऑफन चैलेंजेस ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स बाय। पोस्ट मॉडर्न के जो नाटक हैं उनके अंदर प्रायकर या अक्सर चुनौती दी गई है, परंपरागत उन कहानियों के संरचनाओं की दी गई है। तो जिसमें किसकी बात आती है वो सुनना आपका। इसमें किनको चैलेंज किया गया, चुनौती किसको दी गई? रिजेक्टिंग मैजिक रियलिज्म, जादुई जो आपका यथार्थ है उसको रिजेक्ट किया बिल्कुल, मतलब जादू वादू पे कोई भरोसा नहीं। पोस्ट मॉडर्न के आदमी को भूत भूतनी से डर नहीं लगता है। अवॉइडिंग आइनी एंड प्लेफुलनेस, ये व्यंग्योक्ति वाला जो आपका इनडायरेक्टली कहना छोड़ दिया लोगों ने, अब लोग इस पर जाते नहीं। एम्ब्रेसिंग लाइनर स्टोरी टेलिंग, एक एक लाइन में जो कहानी कहने वाला अब लोगों को अच्छा नहीं लगता है। बताना तो बता भाई, नहीं बताना तो मत बता, ठीक है। लेकिन यहां वाले पार्ट में आओ, इस चीज को वो चैलेंज करते हैं, किसको? एक्सप्लोरिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, बहुसंख्यक या अलग अलग प्रकार के जो परिप्रेक्ष्य होते हैं उनको अन्वेषण करने का मतलब वो वहां पर ये कहते हैं नहीं हो सकता है। आप एक चीज को एक पर्सपेक्टिव में लाओ, एक चीज को एक से ज्यादा पर्सपेक्टिव में लेकर मत आओ। अब ये सवाल हैं यूजीसी नेट में भी कई बार आपके रख दिए जाते हैं, और आपको पहले से इस चीज का पता होना चाहिए कि अपने पास में ये सेक्शन है, ठीक। वो सेक्शन आपको आगे चलकर जो लिटरेरी एजेस का है, लिटरेरी मूवमेंट्स का है, लिटरेरी पीरियड्स का है, या फिगर्स ऑफ स्पीच का है, लिटरेरी टर्म्स का है, पोएटिक डिवाइसेस का है, लिटरेरी डिवाइसेस का है, बेटा ये नेट में आपको बहुत फायदा पहुंचाता है। कई बार तो कुछ क्वेश्चन ऐसे कैसे आपकी उस आधार पर देखने को मिल जाते हैं। अब पोस्ट मॉडर्न मूवमेंट है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? चार आपके टुकड़े बना दिए, कथन आपको तीन दिए में, किस किस का करता है? द एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, वर्तमान में समस्या के उस पर चर्चा बिल्कुल करेंगे। अमंग द पोस्ट वॉर जनरेशंस, आपके युद्ध के बाद वाली, दूसरे युद्ध के बाद वाली पीढ़ी में बिल्कुल। हु हैव स्टक इन अटर सेक्लूजन, जो पूर्णतया अलग थलग पड़ गए। तो ऐसा तो होता है बेटा, वहां पर सेक्लूजन का मतलब है जो अलग थलग अकेले पड़ गए। द ऑन्टोलॉजिकल डिलेमा that has compelled the contemporary generation to resort to distress and fear vis-a-vis absurdist। क्या बोला यहां? इसका शुद्ध उच्चारण absurdist नहीं है, absurdist। क्या है? absurdist। आपको लगता है कि सर की जुबान लड़खड़ा तो नहीं गई? नहीं, इसका शुद्ध उच्चारण ही बेटा ऐसा ही है, absurdist। ऐसा नहीं absurdist, ऐसा नहीं बनेगा। तो यहां पर डर की बात बिल्कुल आती है, इसमें व्यथा परेशानी की बात आती है, इसमें बेढंगेपन से जीवन जीने की बात आती है। कौन से वाला पार्ट अगर तुम गौर करते हो तो वहां पर आपका जो कौन सा गार्ड, उनकी बात अपन कर सकते हैं आपका, ठीक है। या फिर अपन ये जो हैरोल्ड पिंटर का बर्थडे पार्टी है उसकी बात कर सकते हैं। ये सारे कैसे हैं? पोस्ट मॉडर्न वाले हैं। अब मेरे को पहला और दूसरा किस किस में मिल रहा है उसको मैं एक बार चेक कर लेता हूं, जहां नहीं मिल रहा उसे मैं काट देता हूं। इसमें पहला है लेकिन तीसरा आ गया, दूसरा नहीं है। इसमें दूसरा लेकिन पहला नहीं है। अब दो में बचा, तो इसमें एक और चेक करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की समस्या, कतई नहीं, इस पर तो पोस्ट मॉडर्न एरा बात करता ही नहीं है। तो आंसर आपको वहां पर रिवील हो गया, एक्सपोज हो गया। कौन सा बेटा? पहला और दूसरा। अब आज के जो आपने 10 सवाल किए, इनके तहत आपने देखा कि लिटरेरी मूवमेंट या लिटरेरी एजेस वाला सेक्शन है आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बच्चे से हाथ नहीं लगाते, वहां छोड़ देते हैं, फिर कट ऑफ में पिछड़ जाते हैं। इसलिए मेरी राय आपको ये रहेगी कि ऐसे मटेरियल को आपको छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको डेफिनेटली देखना, ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। तो मिलता हूं आपका नेक्स्ट क्लास में अगले 10 सवालों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद।